Hi everyone, my name is Harshita and I welcome you on the Mentors YouTube channel. So guys, आज के इस सेशन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 1H NMR spectroscopy. Now, I'm going to be teaching you 1H NMR spectroscopy entirely on YouTube. तो स्टार्ट से फिनिश यानी बेसिक कंसेप्ट से लेकर एडवांस कंसेप्ट तक हम लोग यहाँ पर YouTube में सब कुछ पढ़ेंगे अलोंग विद प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के जब एग्जाम्स में प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप उनको कैसे सॉल्व करोगे ओके. Now, these lectures are going to be helpful for IIT JAM, नेट गेट और भी जो दूसरे MSc एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं या फिर और कोई भी ऐसा एंट्रेंस एग्जाम या कोई भी ऐसा जॉब रिलेटेड एग्जाम जिसमें ये टॉपिक इंक्लूडेड है. ये लेक्चर्स जो हैं दे आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. देर इज गोइंग टू बी सम पार्ट, तो मैं स्टार्टिंग में बता देती हूँ कि कुछ पार्ट ऐसा होगा जो नेट के लिए रेलिवेंट होगा या गेट के लिए रेलिवेंट होगा, वो आपको अलग से बता दिया जाएगा. और जैम के लिए जो तो बेसिकली वहां पे मैं बाइफरकेशन आपको बता दूंगी कि ये पार्ट नेट के लिए या वो ये वीडियो नेट के लिए यूजफुल है बट जैम पीपल कैन स्किप या इस तरह से. बट मोस्ट ऑफ द पार्ट अगर मैं बात करूं तो इफ आई मे से तो 80 to 90% ऑफ द पार्ट एक्चुअली सेम होता है 1H NMR का फॉर एनी एग्जाम ओके. और जो स्पेसिफिक पार्ट होगा वो आपको उस वीडियो में बता दिया जाएगा. ठीक है. नाउ अभी मैं यहाँ पर जो भी PDF क्रिएट बिकॉज आई एम गोइंग टू बी राइटिंग राइट नोट्स होंगे, वो नोट्स आपको द मेंटर्स ऐप पर मिल जाएंगे. द मेंटर्स ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ठीक है. तो हम लोग अभी यहाँ पे शुरू करेंगे. बिफोर आई गो अहेड, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो भी ये टॉपिक पढ़ रहे हैं. जैसे कि मैंने आपको कहा, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाएंगे, हर चीज को स्टेप बाय स्टेप समझते हुए we will move forward. Okay, and if you want to check out our courses for CSIR NET and GATE and IIT JAM, we have 1 year courses, 6 month courses available for CSIR NET and GATE. So do check them out on the Mentors app and website. ये नंबर आपकी स्क्रीन पर गिवन है. कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज भी आप कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू द फुल कोर्सेज जिसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड रहती हैं. चलिए अभी के लिए हम लोग शुरू करेंगे. तो अभी के लिए लेट अस स्टार्ट. तो देखो, सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, राइट? बिकॉज जब हम 11th क्लास या 12th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं तब तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पढ़ते हैं, बाद में आती है ये, राइट? ये टॉपिक जो है BSc से स्टार्ट होता है. तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली अगर मैं सिंपली बात करती हूँ तो दीज आर टेक्निक्स जो कि हमें हेल्प करती हैं एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने में. एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने में. सो इफ आई हैव टू गिव द मोस्ट बेसिक डेफिनेशन टू यू कि व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, देन these are the laboratory techniques. Write down, these are the laboratory techniques, right? These are the laboratory techniques used to identify and elucidate the structure of of a compound. Used to identify and elucidate the structure of a compound. The structure of a एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने में और उसे एल्यूसिडेट करने में हमें हेल्प करती है. बट इसकी क्या नीड है, राइट? स्ट्रक्चर क्यों निकालना है कंपाउंड का? इसलिए निकालना पड़ता है बिकॉज जब हम लेबोरेटरी में कभी भी सिंथेसिस करते हैं, सपोज मैंने एक रिएजेंट लिया और बी एक रिएजेंट लिया और उनसे मिलकर सपोज एक्स बनता है. अब जब मैंने लैब में एक्सपेरिमेंट किया तो एक्स तो एक पाउडर या लिक्विड एक सैंपल की फॉर्म में, मोस्टली एक पाउडर की फॉर्म में मेरे पास आएगा, है ना? बट इफ आई वांट टू सी कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, दो चीजें हो सकती हैं. देखो, एक तो ये हो सकती है कि मुझे पता था कि पहले से एक्स क्या बनेगा, बट मुझे उसे कंफर्म तो करना पड़ेगा बिकॉज ए और बी के रिएक्शन से वाई भी तो बन सकता है, कुछ और भी तो बन सकता है, लैब में तो कुछ भी हो सकता है, राइट? तो वन तो ये कि मुझे कंफर्म करना है. दूसरा, ये रिएक्शन मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, आज से पहले ये रिएक्शन नहीं हुई है और मुझे जानना है कि जो मैंने बनाया वो कैसा दिखता है, राइट? बिकॉज मेरे पास तो एक पाउडर आ गया. हाँ, मैं थ्योरेटिकली गेस जरूर कर सकती हूँ कि ये बना होगा, बट हाउ टू कंफर्म
that okay, this is a compound that I have been able to synthesize. स्पेशली जब आप ऑर्गेनिक सिंथेसिस में की बात करते हो तो बहुत सारे नए कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बनते हैं, हर साल बनते हैं। ड्रग्स सिंथेसिस की बात करते हो, अगर ड्रग्स बनाने की बात करते हो, वहाँ ड्रग्स आर नथिंग बट अगेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको जब भी, मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेक्ट्रोस्कोपी, अब हम अभी हम ऑर्गेनिक के रिस्पेक्ट में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है, हाउ, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि जो कंपाउंड मैंने बनाया है वो राइट, उसका स्ट्रक्चर क्या है, राइट, कौन सा कार्बन किस हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, कितने कार्बन्स हैं कंपाउंड के अंदर, राइट। उसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किया जाता है, एंड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है ये केमिस्ट्री की, बिकॉज सिंथेसिस इज गुड, हम कुछ नया बना रहे हैं वो अच्छा है, बट दिस इज a big branch altogether, that it helps us analyze, it helps us identify कि whatever I have prepared, is it, what is the structure of that. तो it's a very very important branch of chemistry, ठीक है। नाउ स्पेक्ट्रोस्कोपी आप फिजिकल में भी पढ़ोगे, आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैम फिजिकल में भी तो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाई जाती है, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो अगर मैं सच बताऊं ना, तो एक्चुअल में स्पेक्ट्रोस्कोपी पहले फिजिकल में ही पढ़ाई जानी चाहिए। उसका रीजन क्यों है? क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना, जो फिजिकल केमिस्ट्री में जो स्पेक्ट्रोस्कोपी डेवलप हुई है, उसकी एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी उसके फिजिकल एस्पेक्ट से डील करती है, फॉर्मूले से डील करती है कि कैसे एक रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमें मिलता है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा या एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी देते, मतलब वाइब्रेशनल आईआर एक्टिव होंगे या फिर माइक्रोवेव्स के साथ रिएक्ट करेंगे, या फिर जो आपकी रेडियो वेव्स होती हैं उनके साथ रिएक्ट करेंगे, कैसे मॉलिक्यूल्स, हाउ द मॉलिक्यूल्स। अगर मैं बात करती हूँ तो देखो, बिकॉज दिस क्वेश्चन कैन कम टू योर माइंड कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो फिजिकल की अगर मैं बात करती हूँ ना, फिजिकल में अगर मैं बात करती हूँ तो फिजिकल में हमारा जो प्राइम कंसर्न होता है वो ये होता है कि हाउ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, बार बार मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अब आगे पढ़ाने भी वाली हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, क्योंकि सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर बेस्ड है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, हाउ ईएमआर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग, या फिर बेटर है कि हाउ ईएमआर इंटरैक्ट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ इंटरैक्ट कैसे करती है। वो जो हाउ पार्ट है ना, इंटरैक्ट्स विद मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो आई वुड से कि वो जो हाउ पार्ट है, this how part is actually answered by what? By NMR, बाय सॉरी बाय फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैं नंबर बोल रही हूँ, बाय फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। फिजिकल में जो हम पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम बस पता है कर क्या रहे हैं, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है ना उसके आइडेंटिफिकेशन में इन टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री में डेवलप हुई हैं। तो ये जो टेक्निक्स है ना, ये डेवलप फिजिकल केमिस्ट्री में हुई है, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज मेनली कंसर्न्ड विद द एप्लीकेशन of spectroscopy to identify organic molecules। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये पॉइंट, राइट, कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को कैसे यूज कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। दिस इज व्हाट वी यूज द ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर। तो हम ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज इसलिए करते हैं। आई होप अपने को क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट कैसे कर रही है। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जो हमने फिजिकल में टेक्निक्स डेवलप की हैं उसको अप्लाई करते हैं टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एंड गोल, अभी अभी इस पार्ट तक आने में ना हमें टाइम लगेगा कि मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, बिल्कुल एंड में आएगा ये, बिल्कुल जब आप, बट वहां तक जाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं और वही हमें इस कोर्स में सीखने हैं, ठीक है। तो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कैसे आइडेंटिफाई, उसका स्ट्रक्चर कैसे बताया जाता है, ये इस सीरीज के इन सेशंस इन लेसन्स के एंड में आपको जाके पता चलेगा, ओके। बट उसके लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स अभी जो हैं वो बीच में लेने होंगे। वी हैव टू टेक अप अ लॉट ऑफ स्टेप्स इन बिटवीन, ओके। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा है अपने को। चलिए अब आगे चलेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो
नेक्स्ट इज, अभी मैंने यहाँ पे नाम लिया कि ईएमआर, हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट्स विद मॉलिक्यूल्स। इनफैक्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी है ही, पूरी सेंटर्ड ही है अराउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। राइट डाउन, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है एक्चुअली इट डील्स विद द इंटरैक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद केमिकल स्पीशीज, दैट्स ऑल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपके केमिकल स्पीशीज के साथ के ऊपर इंटरैक्ट कर रही है। बेसिकली मैंने एक सैंपल लिया सपोज, और मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसके ऊपर थ्रो किया। उसके बाद मुझे डेफिनेटली कुछ ग्राफ मिलेगा। एक बहुत ही क्रूड पिक्चर मैं आपके सामने बना रही हूँ, और उस ग्राफ को मुझे इंटरप्रेट करना होगा। तो यहाँ पर पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन केमिकल स्पीशीज के साथ क्या कर रही है, इंटरैक्ट, एंड देन आई विल इंटरप्रेट। और बस इसी को ही हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कह देते हैं, दैट्स ऑल। एक सिंपल लैंग्वेज में इट इज द, इट डील्स विद द, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट डाउन, इट डील्स विद द, so spectroscopy deals with the interaction, spectroscopy deals with the interaction and interpretation, interaction and interpretation, interaction and interpretation of electromagnetic radiation with chemical species. Okay, magnetic radiation with chemical species. I hope ये clear है अपने को। Right? So spectroscopy deals with the interaction and interpretation of electromagnetic radiation with chemical species. So basically अब ध्यान देंगे, so if I see, तो EMR electromagnetic radiation जो है, राइट, इट इज इंटरैक्टिंग विद द केमिकल स्पीशीज। अब क्या हो सकता है, देखो, एक, अगेन आपको, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट एक सिंप्लीफाइड वो, कि जब आपको एक ओवरऑल पिक्चर दी जाए, नाउ अभी हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बहुत डिटेल में हम आगे जाएंगे, ठीक है। राइट नाउ द एम ऑफ दिस लेक्चर इज टू गिव यू एन ओवरऑल पिक्चर कि व्हाट आर वी ट्राइंग टू अचीव, व्हाई आर वी स्टडिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन केमिकल स्पीशीज पर पड़ी। अब वो रेडिएशन या तो क्या हो सकती है, अब्जॉर्ब हो सकती है। राइट, देर इज वन पॉसिबिलिटी कि रेडिएशन जो है वो अब्जॉर्ब हो जाए। अगर बात करती हूं मैं, ऐसा भी हो सकता है कि वो क्या हो जाए, एमिशन हो जाए। बेसिकली हमने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को केमिकल स्पीशीज पर डाला, एंड क्या हुआ, फर्दर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट हो गई। और ऐसा भी हो सकता है कि ये ना तो अब्जॉर्ब हो ना एमिशन, इनफैक्ट क्या हो जाए, स्कैटरिंग हो जाए। जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम केमिकल स्पीशीज पर इरेडिएट कर रहे थे वो स्कैटर हो जाए। राइट नाउ अगर अब्जॉर्प्शन होती है, अगर अब्जॉर्प्शन होती है तो देन हमें पढ़ना क्या क्या होगा, एनएमआर पढ़ना होगा, आईआर पढ़ना होगा, और यूवी पढ़ना होगा। ठीक है, अगर क्या होती है एमिशन और स्कैटरिंग, अगर स्कैटरिंग होती है तो देन वी स्टडी रमन इफेक्ट, जो कि ऑर्गेनिक के स्कोप में नहीं है, इस पर्टिकुलर लेसन सीरीज में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। और अगर एमिशन होता है देन वी स्टडी समथिंग कॉल्ड एज ईएएस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये बस मैंने आपको एक आइडिया देने के लिए दिया है, हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। हमारा सारा फोकस रहेगा कि जब एनएमआर, सब, सॉरी, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन केमिकल स्पीशीज के साथ इंटरैक्ट कर रही है, तब अगर वो अब्जॉर्ब हो रही है, तो उस केस में हमारे पास क्या हो सकती है, कौन कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपीज हम पढ़ सकते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ सकते हैं, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ सकते हैं, और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ सकते हैं। व्हेन EMR is absorbed by organic molecules, then these three spectroscopies come into picture। कैसे आती है वो भी बताऊंगी, but mainly with absorption we have to study about these three spectroscopies। If an EMR is getting absorbed by organic molecules, NMR spectroscopy, IR spectroscopy and UV spectroscopy, that is what we need to study। okay, ठीक है, अब हमें ये तो समझ में आ गया कि सारा जो मामला है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के आसपास घूमता है ना, मतलब इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक।
स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसेंशियली हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की केमिकल स्पीशीज के साथ इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को भी अच्छे से समझना होगा। सो अब हम करने वाले हैं एक क्वालिटेटिव डिस्कशन अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को एकदम स्टार्ट नहीं कर रही, बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि अगर आप बीएससी में हो आपको बेसिक पता होगा, है ना, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के डिफरेंट रीजन्स होते हैं। होती क्या है बेसिकली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? दीज आर द वेव्स इन विच इलेक्ट्रिक, तो मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। ऑब्वियसली एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में आपसे कोई पूछने नहीं वाला है एज सच, केमिस्ट्री रिलेटेड एग्जाम में, बट बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स जो होती हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर मैं बात करती हूँ तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation। यानी कि अगर मेरी वेव इस तरह से आगे ट्रैवल कर रही है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, और ये अगर जेड एक्सिस में है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स जो होंगी वो एक्स और वाई एक्सिस में होंगी, राइट। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर and also perpendicular to the direction of propagation, are perpendicular to each other, are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation, also perpendicular to the direction of propagation of wave, राइट। यही पढ़ते हैं हम, मुझे इसको आपको बहुत डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? जितनी डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ्स हमें मिलती हैं, और बेसिकली हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ्स एंड फ्रीक्वेंसीज। वी ऑल शुड नो दैट फॉर एनी वेव, ये तो जनरल वेव ऑप्टिक्स में भी हम पढ़ते हैं, एनर्जी जो होती है इट इज गिवन बाय एच सी बाय लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ, राइट। सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो एनर्जी है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, सो E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा क्या होता है? न्यू होता है विच इज फ्रीक्वेंसी, एंड वन बाय लैम्डा क्या होता है? न्यू बार होता है विच इज वेव नंबर, जो कि बहुत कॉमनली यूज होता है। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए। तो वन बाय लैम्डा जो होता है, वन बाय लैम्डा इट इज इक्वल टू न्यू बार विच इज वेव नंबर। तो आई कैन ऑल्सो राइट इट एज एच इंटू सी इंटू वन बाय लैम्डा, वन बाय लैम्डा विल बी इक्वल टू न्यू बार, सो E वुड बी एच सी न्यू बार। E would be equal to hc न्यू बार। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है ये सबको? तो इट वुड बी एच सी न्यू बार। नाउ आपको पता होगा बेस्ड अपॉन द वेवलेंथ्स एंड फ्रीक्वेंसीज वी कैन कैटेगराइज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इनटू डिफरेंट रीजन्स, और यही वो रीजन्स हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे, इफ आई गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द वेवलेंथ इंक्रीजेस, और हमें पता है जब भी वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज होती है। तो वेवलेंथ इंक्रीजेस दिस वे, frequency increases this way, frequency और energy directly proportional है। तो if energy of wave is higher, the frequency of wave is also higher, right? If I see this, what are the different regions? We have gamma rays, which are the most energetic. We have X rays, UV, visible, IR, microwaves and radio waves, right? ठीक है। Now, these are the different regions of electromagnetic spectrum, and different regions of electromagnetic spectrum have different impacts when they interact with molecules। जब वो molecules के साथ interact करते हैं ना, तो हर एक region का जो impact होता है वो भी क्या होता है? different होता है। कैसे समझेंगे? देखो, अगर तो अब मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या लिखूंगी? आई एम गोइंग टू बी राइटिंग दी मॉलिक्यूलर इम्पैक्ट, कि आप अगर अगर ये रीजन यानी इन वेवलेंथ की, फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से 10 टू द पावर 2 मीटर, या टू सॉरी मीटर, हाँ 10 टू द पावर 2 मीटर की वेवलेंथ वाली वेव अगर इंटरैक्ट कर रही है विच इज रेडियो वेव, जो अगर केमिकल स्पीशीज के साथ इंटरैक्ट कर रही है, तो वो क्या चेंज ला सकती है उस मॉलिक्यूल के अंदर? तो ईच रीजन कैन एक्चुअली ब्रिंग डिफरेंट इम्पैक्ट्स और डिफरेंट इफेक्ट ऑन अ मॉलिक्यूल। अगर मैंने एक सैंपल दिया है तो अगर मैं उस पर रेडियो वेव्स डाल रही हूँ
तो रेडियो वेव्स कुछ अलग इम्पैक्ट देंगी, वहीं गामा रेज उसमें कुछ अलग इम्पैक्ट देंगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज इम्पैक्ट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज इफेक्ट्स की अलग अलग रीजन्स जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, हाउ कैन दे इम्पैक्ट मॉलिक्यूल्स। सो इफ आई सी, तो मॉलिक्यूलर इम्पैक्ट मैंने यहाँ पर लिखा है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मॉलिक्यूलर इम्पैक्ट, ठीक है। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर इम्पैक्ट की बात करती हूँ, लेट्स सी क्विकली। तो देखो, गामा रेज आर द रेज विद द हाईएस्ट एनर्जी, दे आर वेरी हाईली एनर्जेटिक एंड दे कैन एक्चुअली डिसइंटीग्रेट द न्यूक्लियस। मतलब अगर आपने एक सैंपल को रखा, उस पे गामा रेज डाली, तो उसके न्यूक्लियस जो है ना, एटम्स, ऑब्वियसली किसी भी सैंपल में मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स होंगे और एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होंगे, तो जो न्यूक्लियस है ना एटम्स के अंदर, वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, राइट। तो गामा रेज आर हाईली एनर्जेटिक and these can actually bring about, or these can actually do disintegration of nucleus। इन ये क्या कर देंगी, डिसइंटीग्रेट कर देंगी न्यूक्लियस को, इतनी एनर्जेटिक है न्यूक्लियस को कि न्यूट्रॉन अलग हो जाएंगे, प्रोटॉन अलग हो जाएंगे, न्यूक्लियस टूट जाएगा, दे आर सो मच एनर्जेटिक, ओके। नेक्स्ट कम्स दी एक्स रेज। एक्स रेज क्या कर सकती हैं, कोर शेल आपको पता होगा। तो अगर मैं एक सिंपल वो बात करती हूँ, तो कोर शेल क्या होता है, सपोज मेरे पास एक एटम, लेट मी मेक इट हेयर। तो अगर मेरे पास एक एटम है, उसमें न्यूक्लियस होगा जिसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे, फिर उसके कुछ शेल्स होंगे, राइट, ठीक है, इस तरह से, राइट। नाउ अगर मैं बात करती हूँ, तो ये जो आउटर मोस्ट शेल है, इसको हम सबको पता है क्या बोला जाता है, वैलेंस शेल बोला जाता है। जो आउटर मोस्ट और फिल्ड शेल है, इट इज कॉल्ड वैलेंस शेल। नाउ दीज शेल्स, ये जो दो शेल्स हैं, व्हाट आर दीज कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड कोर शेल्स, ओके। इनको क्या बोला जाता है, कोर शेल्स। कोर शेल्स, ओके। इफ आई मे से दिस, एंड ये न्यूक्लियस, ये क्या है, न्यूक्लियर रीजन है। ये क्या है, न्यूक्लियर रीजन है, राइट। और अगर मैं इसकी बात करती हूं, सो एनीथिंग अदर देन न्यूक्लियस को हम क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस को छोड़ के सारे रीजन को, यानी दिस ऑल दिस, ये पूरा एंटायर रीजन क्या होगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, ओके। दिस वुड बी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। तो अगर मैं बात करती हूँ एक्स रेज की, तो एक्स रेज क्या करती हैं, एक्स रेज एक्चुअली ब्रिंग, एक्स रेज क्या करती हैं, दे ब्रिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, यानी जो कोर शेल में इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये उनकी ट्रांजिशंस कर सकती हैं। यानी कोर शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अपने और बाय वो शेल बदल सकते हैं, राइट। कि अगर के यहाँ पे इस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, दिस कैन मूव टू द अपर वन। अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इट कैन मूव टू दी, सॉरी ये तो न्यूक्लियस है। अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इट कैन, अगर मैंने इस पर्टिकुलर सैंपल पर एक्स रेज इरेडिएट किया, तो एक्स रेज जो हैं, दे विल cause the electronic transition. The electron will transition from K shell to L shell. L shell to, तो बेसिकली जो अदर देन वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक शेल से दूसरे शेल पर जा सकते हैं, अगर उन्हें एनर्जी मिलती है किससे, एक्स रेज से। सो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस इन कोर शेल। एक्स रेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस इन कोर शेल, ध्यान रखेंगे, एक्स रेज, ओके। नाउ इफ आई सी यूवी विजिबल रेज, अगर मैं यूवी विजिबल की बात करती हूँ रीजन की, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं ये, दे कैन डू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो यहाँ वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, दे कैन गो फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू द अदर, ठीक है। तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती हैं, यूवी विजिबल रेज। UV visible rays are responsible for the electronic transitions in valence shell. Okay. IR rays जो हैं, they are responsible for bond rotations and vibrations. Okay. तो IR जो हैं, they can cause the bond to rotate and to
वाइब्रेट। ओके, अब ध्यान देंगे, माइक्रोवेव्स कैन ऑल्सो कॉज रोटेशंस, बट दे कैन कॉज मॉलिक्यूलर रोटेशंस। डिफरेंस है। आईआर, अगर आईआर रेडिएशन अगर पड़ेगी एक मॉलिक्यूल के ऊपर तो वाइब्रेट करेगा, बॉन्ड जो होगा, और बॉन्ड रोटेट भी करेगा। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माइक्रोवेव्स, तो दिस माइक्रोवेव्स लीड्स टू मॉलिक्यूलर, these lead to molecular rotations. These lead to मॉलिक्यूलर रोटेशंस। मॉलिक्यूल, पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट कराएंगे, यहाँ पे बॉन्ड रोटेट होगा, यहाँ मॉलिक्यूलर। और सबसे कम एनर्जी की वेव्स कौन सी है, तो यहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम है गामा रेज की। लीस्ट एनर्जी की जो वेव्स होती हैं वो होती हैं रेडियो वेव्स। एंड एक्चुअली हमारा कंसर्न इन सेशंस में सबसे ज्यादा इन्हीं वेव्स से है। सो दे एक्चुअली कॉज स्पिन चेंज। ये स्पिन चेंज कर सकती हैं किसकी, न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन्स की। सो दे कैन कॉज अ स्पिन चेंज ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। जो न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पिन जो है, दिस कैन चेंज बाय रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की हेल्प से उनकी स्पिन जो होती है वो चेंज हो जाती है। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। सबको समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नाउ अब थोड़ा सा रेडियो वेव्स के बारे में हम और फोकस करेंगे। तो दे आर वेरी लेस इन एनर्जी, they are high in wavelength, they have high longer wavelength, lower frequency, lower energy। तो अगर मैं बात करती हूँ रेडियो वेव्स के बारे में, ध्यान देंगे तो रेडियो वेव्स ना एक्चुअली दो चीजें कर सकती हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये न्यूक्लियस की स्पिन चेंज कर सकते हैं। न्यूक्लियस की स्पिन चेंज होना मतलब न्यूक्लियर की स्पिन की ट्रांजिशन होना। तो अगर रेडियो वेव्स को यूज करके न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशंस हो रही हैं, if I'm using radio waves and and it is leading to the transition in nuclear spin, ठीक है, मैं रेडियो वेव्स यूज कर रही हूं एंड इट इज लीडिंग टू न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशंस, ठीक है। ऐसे केस में इस उसको पढ़ा जाता है किसमें, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में। दैट देन व्हाट वी स्टडी इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, या फिर एनएमआर, जो कि हमारा आगे का फोकस टॉपिक भी रहने वाला है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, राइट। वहीं अगर मैं बात करती हूं, अगर इलेक्ट्रॉन स्पिन चेंज हो रही है, यानी रेडियो वेव्स को यूज करके अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज हो रही है, अगर इलेक्ट्रॉनिक स्पिन ट्रांजिशंस हैपन, if electronic spin transitions happen, अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज हो रही है ऑन यूजिंग रेडियो वेव्स, देन व्हाट वी स्टडी इज ईएसआर और इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। एनएमआर इज दिस, एंड देन वी स्टडी इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, या फिर जिसे हम कह सकते हैं ESR. Okay, ESR again is not in our syllabus right now. I mean, we are not going to be covering this. Our focus is going to be this: when radio waves are used to change nuclear spin, then the spectroscopy that we have to understand is nuclear magnetic resonance. I hope it is clear to everyone. Okay, तो अब हमारा सारा फोकस नेक्स्ट सेशन से होगा ऑन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर क्या होती है, कैसे होती है, न्यूक्लियस की स्पिन क्या है, न्यूक्लियस की स्पिन चेंज कैसे हो सकती है, कौन से न्यूक्लियस की स्पिन चेंज हो सकती है। नाउ आवर एंटायर फोकस विल शिफ्ट हियर। सो दिस वाज मोर ऑफ एन इंट्रोडक्शन, ठीक है। अभी तक दिस वाज एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर जहां हमने ये समझा कि एनएमआर हम पढ़ते, स्पेक्ट्रोस्कोपी इन जनरल हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कौन कौन से पार्ट्स हैं, उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो किस टाइप की ट्रांजिशंस एक मॉलिक्यूल में कर सकते हैं। एंड वी अंडरस्टूड कि रेडियो वेव्स जो हैं, दे आर द वन व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजिंग द न्यूक्लियर स्पिन, एंड इफ न्यूक्लियर स्पिन चेंजेस देन व्हाट वी स्टडी इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन गाइस। एज आई सेड, इसकी जो पीडीएफ है, जितनी भी पीडीएफ्स हैं, यू विल बी गेटिंग इट इन द you will be getting it in the sorry, in the Mentors app। तो Mentors app में आपको, द Mentors app में ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। दे आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट इन द कोर्सेज, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। एंड like the video, subscribe to the YouTube channel। I'll see you all in the next session।